हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। मैं आपके पास अगेन वन लाइनर के साथ अवेलेबल हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स चैप्टर के बारे में। हिंदी में इसी को प्रकाशिकी कहा जाता है। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्रकाश के विभिन्न रीजन के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करते हुए हम इस चैप्टर को और इसके वन लाइनर्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आता है सौर विकिरण से आता है। कहता है सौर विकिरण की दृश्य सीमा मतलब जो सन है, उस सन से आने वाला जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, वो देखे जाने वाला विजिबल मतलब देखे जाने वाला, जो हम देख सकते हैं, ऐसा विजिबल जो रेडिएशन है वो कौन सा है? तो 400 से 700 नैनोमीटर, याद रखेंगे 400 से 700 नैनोमीटर तक के रेंज को। ये नैनोमीटर में क्या है याद रखिएगा, इनका वेवलेंथ है। लाइट जो होता है उसका वेव लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए? 400 से 700 नैनोमीटर, याद रखेंगे 400 से 700 नैनोमीटर का रेंज होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं तो कहता है दृश्य प्रकाश, जो देखा जाने वाला प्रकाश है, उसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ विस्तार लगभग कितना होता है? तो याद रखेंगे बच्चों 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में होता है। याद रखना है अपने को, जो दृश्य प्रकाश जो हम देख सकते हैं, जो विजिबल लाइट्स होते हैं, उसका जो वेवलेंथ होता है, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो कितना होता है? तो याद रखना है अपने को 390 से 780 तक के बीच में होता है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, बात करते हैं। कहता है कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम, जो देखा जाने वाला स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? कलर को जब हम लोग सजाते हैं, याद रखिएगा जो व्हाइट कलर होता है उसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। VIBGYOR। R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, I for indigo, V for violet। ये 7 रंग होते हैं। इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 3900 से 760 एंगस्ट्रम होती है। याद रखना है 3900 से 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। और यह भी याद रखना है कि लगभग इसी के आसपास में होगा। यह डेटा हमेशा वेरी करता है, यह डेटा आपको अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा वेरी करता हुआ मिलेगा। अगले पॉइंट पर अगर हम चलते हैं तो कहता है मानव आंख, जो ह्यूमन आई है, उसको तरंगदैर्घ्य का दृश्य प्रकाश के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। मतलब उसमें से कौन सा प्रकाश जो है किस वेवलेंथ का जो प्रकाश है उस पर जब सबसे ज्यादा संवेदनशील या फिर सेंसिटिव होता है, याद रखेंगे 5550 एंगस्ट्रम वाला, या मतलब 555 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है, उसके लिए हमारी आंखें जो है वो अत्यधिक संवेदनशील होती है। आगे के पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कहता है आंख पीले और हरे रंग के बीच के रंगों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। याद रखना है पीले और हरे रंग, येलो और ब्लू, येलो एंड पीले और हरे, मतलब येलो एंड ग्रीन के बीच में अधिक संवेदनशील हमारी आंखें होती है। तो अगला अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है हमारी आंखें किन रंगों के बीच सबसे अधिक संवेदनशील होती है, तो पीला और हरा रंग, याद रखेंगे पीला और हरा रंग। आगे के पॉइंट में है प्रकाश के विकिरण की प्रकृति, याद रखेंगे जो लाइट रेडिएशन होता है इसकी जो प्रकृति होती है यह दोहरी प्रकृति की होती है। मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन होता है। वो कौन सा है? कभी कभी वो तरंग के रूप में, मतलब वेव के रूप में कार्य करती है या वेव का नेचर दिखाती है, और कभी कभी जो है वो कण मतलब पार्टिकल का नेचर शो करती है, पार्टिकल के नेचर के साथ आपको दिखेगी। मतलब जो लाइट वेव्स है वो वेव भी है और पार्टिकल नेचर के साथ भी, जिसको हम लोग फोटॉन्स पार्टिकल कहते हैं। इसके बारे में मैंने जो प्रकाश की है इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो लगा दिया है चैनल पर। आप इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। मैंने बताया है जो प्रकाश का रेडिएशन है वो प्रकाश रेडिएशन के बिहेवियर, नेचर और हर चीज के बारे में वहां पर हमने जिक्र किया है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो कहता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि
प्रकाश जो है वो हमेशा आपको लगेगा कि एकदम सीधी रेखा में चल रही है। कारण क्या है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, जो वेवलेंथ होता है, वो बहुत छोटा होता है। इसी कारण से जो प्रकाश का जो आपका क्या कहते हैं, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में आपको चलते हुए प्रतीत होगी। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कहता है प्रकाश, ध्वनि, खगोलीय पिंड इस और रॉकेट में से सबसे अधिक तेज कौन होता है? तो याद रखिएगा आप बच्चों कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो भी गतिमान चीजें हैं, उनमें से सबसे अधिक अगर गति होती है तो वह प्रकाश की होती है। इसके अलावा और किसी की गति सब सर्वाधिक नहीं होती है। ना ही ध्वनि की गति है, ना ही किसी खगोलीय पिंड की गति है, ना ही किसी प्रकार के रॉकेट की गति है। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की जो गति होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया हो, भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो याद रखेंगे लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स, किस पर निर्भर करती है? हवा में प्रकाश की गति जो है उस पर किस पर निर्भर करती है? तो इससे प्रकाशिकीय घनत्व और तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर पर निर्भर करती है। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो कहता है कि लाइट ट्रेवल्स एट मैक्सिमम स्पीड, जो प्रकाश है वो मैक्सिमम स्पीड में ट्रेवल करती है। किस में? अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रकाश जो है वो निर्वात में सबसे अधिक स्पीड से गमन करती है। इसकी जो गति होती है वह कितनी है? तो 3 लाख या फिर आप कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति होती है। आगे की बात करें, आगे के पॉइंट में अगर हम बात करें, कांच, निर्वात, जल और वायु में से किससे गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? मतलब अगर आपसे दे दे कांच है, मतलब जो ग्लास होता है, निर्वात, वैक्यूम, लिक्विड और एयर, मतलब इनमें से किसमें सबसे कम होता है स्पीड? तो याद रखिएगा, जो ग्लास होता है, ग्लास के अंदर जो है लाइट बहुत धीरे गमन करती है। आगे के पॉइंट में बात करेंगे, पृथ्वी की सतह से सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय, मतलब जब सूर्य से कोई फोटोन पार्टिकल्स, प्रकाश की किरणें जो है या वेव जो है, प्रकाश वेव जो है, वह जब चलती है तो पृथ्वी पर आने में, पृथ्वी के सतह तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है? तो लगभग जो है वो 8.3 मिनट या फिर कई जगह पर 499 सेकेंड कहता है। कितना सेकेंड कहता है? 499 सेकेंड कहता है। याद रखेंगे बच्चों कि कितना सेकेंड कह रहा है? 499। कई जगह पर आपको यह भी मिलेगा 500 सेकेंड भी कहता है, 500 सेकेंड भी कहता है। याद रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड भी कई जगह पर रहता है कि प्रकाश की जो प्रकाश है वो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 8.3 मिनट या फिर 499 सेकेंड का समय लेती है। इस पॉइंट को आप लोग निश्चित तौर पर याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे प्रश्न पुस्तिका में आ जाती हैं। आगे हम पॉइंट पर बात करते हैं और कहता है कि ब्रह्मांडीय किरणें, जो आपका कॉस्मिक रेज है, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और सुपरसोनिक तरंगों में से इसका वेग सबसे अधिक है। मैंने अभी जस्ट बताया कि कुछ भी रहे उसमें से अगर आपको पूछा जाए कि किसकी गति सर्वाधिक है, उसमें आप देखेंगे प्रकाश अगर है तो सबसे उत्तम आंसर क्या है आपका? प्रकाश ही होगा। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में गुजरती है, याद रखिएगा, जब प्रकाश तरंग जो लाइट वेव्स हैं वो हवा, एयर में है, उससे कहां चला जाएगा? कांच में चला जाएगा। गुजरती है तो प्रभावित होने वाली चढ़, मतलब उसमें जो है उसके जो वेरिएबल्स हैं, जो चेंज होने वाले वेरिएबल्स हैं, उसमें कौन कौन से बदलाव होंगे? तो क्या बताया? वेव लेंथ और वेलोसिटी। याद रखिएगा, वेव लेंथ अगर चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। याद रखना है बच्चों, वेव लेंथ चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी भी बदलेगी। आगे पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, याद रखिएगा क्या कह रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, मतलब जो आपका डेंस है, डेंस
और रेयर मीडियम डेंस से रेयर मीडियम में जा रहा है तो इसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। याद रखना है, जो जितना डेंस होगा उसमें प्रकाश की गति उतनी ही अवरुद्ध होगी, जो जितना कम डेंस होगा उसमें प्रकाश की गति उतनी ही तेज होगी। तो याद रखना है, सघन से जब विरल में जाएगा तो प्रकाश की गति बढ़ जाएगी, याद रखना है। और क्या याद रखेंगे आप कि यह क्या होती है, अविलंब से दूर भाग जाती है, अविलंब से दूर भाग जाती है। याद रखना है, जब मान लेते हैं प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अविलंब क्या होता है, तो जो अविलंब मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होता है जो कि इस तल पे खींचा जाता है, जिसके की पास से जो जिस पॉइंट पर आपका लाइट रेस टकराता है, यहां देखिएगा इसी को अभिलंब कहते हैं और इसी अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो याद रखना है, एक क्या होता है यहां पर पॉइंट कह रहा, गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, भाग जाएगी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का निर्माण किस कारण से होता है। तो याद रखिएगा, एक टर्म आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या टर्म आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्या होता है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो गुजर के चली जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम किसी एक एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पर हम किसी प्रकाश किरण को डालते हैं तो वह क्या होता है, परावर्तित हो जाती है, पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर अंदर पार हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि साबुन का जो पतला झाग है, जो पतला झाग होता है वो कलरफुल दिखने लगता है, ठीक है, चमकदार रंगों में दिखने लगता है। कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक पॉइंट आता है इसी में कि और क्या कारण है, याद रखिएगा, इंटरफेरेंस। क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है यहां पर। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यहां पे डायमंड की बात की गई है, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब हो सकता है जब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कब होता है, जब हीरे से कांच की ओर जाता है, जो प्रकाश किरणें हैं वो हीरे से कांच की ओर जब जाएगा तब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस जनरेट होता है। अगला पॉइंट ऑप्शन में आता है, एक कटा हुआ हीरा किस कारण से चमकता है। याद रखिएगा कि हीरे को तराशा जाता है, डायमंड में देखिएगा प्रॉपर कट लगाया जाता है, उसी कट के कारण जो है हीरा चमकदार दिखता है। अगर आप रॉ डायमंड को देखिएगा, रॉ डायमंड क्या हुआ, जिसको अभी अभी मिट्टी से निकाला है, उस रॉ डायमंड को जब आप देखिएगा वो उसमें चमक नहीं होती है, लेकिन जब उसको तराशा जाता है, जब उसमें कट्स लगाए जाते हैं मशीन के द्वारा, तो देखिएगा उसमें बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत चमक होती है। इस चमक का कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, हीरा चमकदार दिखाई देता है, कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, हीरा का की असाधारण चमक, असाधारण चमक, हीरे का जो उपयोग होता है वो असाधारण चमक के कारण ही होता है। कारण क्या है, कारण उचित तरीके से काटना है, और क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो है, जो आपका क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सबसे हाई होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे हाई होता है। जितना भी मटेरियल आप देखते हैं उसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक जो है, इसका सबसे हाई होता है, इसलिए हीरा को जो है वो असाधारण चमक प्रस्तुत करती है, और उचित काटने पे, उचित तरीके से काटने पे, ऐसा नहीं कि कैसे भी हमने कट कर दिया। अगला पॉइंट क्या कहता है, ऑप्टिकल फाइबर। याद होगा अभी जो हम लोग नेट चलाते हैं, नेट चलाने के लिए घर में वाईफाई लगाते हैं, वाईफाई जो जिस वायर से आती है, समुद्र के नीचे से जिस वायर से आती है, उसी को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। उस ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले पॉइंट में, प्रकाश ऊर्जा का संचार। याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट, फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किस रूप में यह यात्रा करता है, तो याद रखिएगा, लाइट वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में करता है, लाइट वेव।
अब हमने समझ ही लिया ना कि जब हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसमें जो वेव होगा वो लाइट वेव होगा। याद रखना है कौन सा वेव होगा, लाइट वेव ट्रेवल करती है। अगले पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं डॉक्टर द्वारा क्या कहता है। याद रखिएगा, डॉक्टर द्वारा मरीज के पेट के अंदर की जांच के लिए, इंडोस्कोप करने के लिए, पेट के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, इंडोस्कोप करना पड़ता है। उसमें जो पेट के अंदर जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंडोस्कोप, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? फिर से वही बात, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? तो एंडोस्कोप, जिससे कि पेट के अंदर के किसी भी प्रकार की बीमारी की जांच की जाती है। अगला पॉइंट है मृग तृष्णा, मतलब मिराज। मिराज किस सिद्धांत, मिराज का कारण क्या है? मिराज देखिएगा, कभी कभार आपने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा, जब बहुत तेज गर्मी होती है, उस बहुत तेज गर्मी में रोड पर दूर अगर आप देखते हैं, खास करके जो बिटुमिनस रोड होता है, जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है, या फिर इसको कोलतार वाला जो रोड कहते हैं हम लोग, अलकतरा वाला रोड कहते हैं, आपकी इच्छा, आप जो चीज से समझ सकें। तो उस रोड पर देखिएगा, दूर जब आप देखिएगा बहुत तेज गर्मी में, तो आपको लगेगा वहां पर पानी है। कारण क्या है उसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी को मृग मरीचिका कहते हैं, या फिर मिराज कहते हैं, या मृग तृष्णा कहते हैं, या इसी का कारण क्या है इसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खास करके देखिएगा कि जब रेगिस्तानी भूमि में, कहां पर? रेगिस्तानी भूमि में जब दूर देखा जाता है तो पानी के होने का एहसास होता है। कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही है मिराज कहते हैं इसको, ठीक है। कभी कभार आप देखिएगा ठेले पर जो चूल्हा जलता है, तेज गर्मी में अगर वो चूल्हा जलता है तो उसके ऊपर जो ऑयल रहता है, जब वो वाष्पीकृत होता है, वहां पर भी आपको मिराज होने की घटना दिखेगी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं के कारण मृग तृष्णा का निर्माण होता है। तो याद रखना है, टेम्परेचर, अभी जस्ट क्या कहा, बहुत तेज गर्मी, टेम्परेचर बढ़ेगा, स्थलीय तापमान, प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा फेनोमेनन? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरणें किसी ठोस सतह से टकराए और उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसको कहते हैं परावर्तन। और जब कहते हैं प्रकाश एक माध्यम में गई और उसके बाद घुस के दूसरे माध्यम में चली जाती है तो इसको कहते हैं अपवर्तन। तो यहां पर कौन सा कारण है? स्थलीय तापमान, जो सरफेस टेम्परेचर है वो होता है, और प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं और क्या कहता है, रेतीले रेगिस्तान, धान की फसल वाली भूमि, ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि और प्रेरीय भूमि में यह अन्य की तीन की तुलना में अधिक सूर्य को के प्रकाश को परावर्तित करती है। कौन? ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। क्लियर है अपने पास कि जो बर्फ से ढकी हुई भूमि होगी, कौन कौन से लैंड की बात कर रहा है? क्रॉपलैंड, पैडी क्रॉपलैंड, सैंड डेजर्ट, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, ठीक है, पेडियरलैंड। तो इनमें से कौन सबसे अधिक प्रकाश का क्या करेगी? परिवर्तित करेगी, परावर्तन करेगी। तो कौन करेगा? तो याद रखिएगा, जिस जगह पर, जिस भूमि पर ताजा बर्फ है वह सबसे अधिक प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगी। अगले पॉइंट में कहता है, त्रिआयामी वस्तु की छवि को एकत्रित करने की, चिन्हित करने की तकनीक क्या कहलाता है? होलोग्राफी। देखिएगा पुस्तक में भी होलोग्राम रहता है। त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल। याद रखिएगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए जो तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? होलोग्राफी। कहता है ना कि होलोग्राम देख के लिया करो, अगर ISI होलोग्राम वाला है तो बढ़िया है हुआ, मतलब होलोग्राफी 3D वाला होता है, मतलब उसको आप ध्यान से देखिएगा तो वहां पर 3D आपको दिखेगा। अगले पॉइंट में भी इसी का है कि इसका उपयोग त्रिआयामी चित्र लेने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे होलोग्राफी का। अगले पॉइंट पर कहता है, फास्फोरस लेपित स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक बीम को फोकस करके स्क्रीन पर छवियां उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, क्या कहते हैं? रोस्टर स्कैन कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं इसको? रोस्टर
स्कैन कहते हैं, सीआरटी मॉनिटर में प्रयुक्त होता था। सीआरटी मॉनिटर याद होगा, बहुतों ने देखा भी होगा कि जो पुराना होता था टीवी जिसके पीछे बहुत बड़ा निकला होता था उसको कहते हैं सीआरटी मॉनिटर। खास करके कंप्यूटर वाले जो डेस्कटॉप यूज करते थे, पुराना जो डेस्कटॉप होता था उसके पीछे जो मॉनिटर होता था वो सीआरटी मॉनिटर ही होता था। तो क्या है, फास्फोरस लेपित स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक्स बीम को फोकस करके स्क्रीन पर जो चित्र आएगा, स्क्रीन पर छवियां उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, रोस्टर स्कैन कहते हैं, या सीआरटी मॉनिटर में प्रयुक्त होता है। आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, कहता है रमन्स इफेक्ट के बारे में है। रमन्स इफेक्ट, रमन प्रभाव प्रकाश किरणों के किस माध्यम से गुजरने से संबंधित है? याद रखिएगा, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, सभी पारदर्शी माध्यम। अब देखिए, पारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी माध्यम, तो यहां पर क्या है हमारे पास, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, सभी पारदर्शी माध्यम की बात करता है। किसके लिए? रमन्स इफेक्ट के लिए। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, कहता है ध्वनि को पुनः उत्पन्न करने के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क पहले चला करता था, मूवी वगैरह उसी में रहता था, गाना सब रहता था गोल जैसा, चकड़ी जैसा, तो उसको क्या कहते हैं, सीडी कहते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑडियो प्लेयर एक लेजर बीम का उपयोग करता था। याद रखिएगा, ध्वनि को पुनः उत्पन्न करने के लिए, जो ध्वनि है उसको पुनः उत्पन्न करने के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, ऑडियो प्लेयर एक लेजर बीम का उपयोग करता था। अगले पॉइंट पर क्या कहता है, जब एक सीडी मतलब ऑडियो और वीडियो सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क, दिखेगा उसमें वीडियो भी रहता था, ऑडियो भी रहता था। कॉम्पैक्ट डिस्क को सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है। सूर्य के प्रकाश में जब आप देखिएगा तो इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है? इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई देता है। कारण क्या है? परावर्तन और विवर्तन। कौन सा केस आएगा? रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन का केस आता है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित कथन सही हैं। कौन सा? रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, क्या कह रहा है, रेडियो वेव्स तेजी से दोलित विद्युत धाराओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तेज गति से चलने वाली वाहनों का पता लगाने के लिए रेडियो वेव्स का यूज, देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चलने वाला वाहनों पर पता लगाने के लिए किया जाता। पुलिस परावर्तित लघु रेडियो तरंगों के डॉपलर प्रभाव का उपयोग करती है। ये तीनों पॉइंट आप याद कर लेंगे। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, कहता क्या है, अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, तो कहते हैं कि टेलीविजन सिग्नल एक निश्चित दूरी से आगे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। याद रखिए, पृथ्वी की सतह क्या है, घुमावदार है, इसीलिए टेलीविजन सिग्नल एक निश्चित दूरी से आगे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है? पृथ्वी की सतह गोलाकार है। पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, लगभग गोलाकार है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहलाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, मानव आंख में प्रकाश किरणें तंत्रिका आवेगों, जो आपका तंत्रिका आवेग है, में परिवर्तित हो जाती है। किस पर? रेटिना पर। याद रखेंगे, आंख के अंदर क्या है? रेटिना है, रेटिना पर प्रभावित हो जाती है। अगला पॉइंट, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वस्तु से कैसा? छोटा होता है, लेकिन उल्टा होता है। बाद में दिमाग हमारा प्रोसेस करके जो है उसको सीधा करके दिखाता है। अगले पॉइंट पर बात करें, रेटिना के नेत्र लेंस, जो रेटिना है हमारा, उसका जो नेत्र का लेंस है द्वारा निर्मित किसी वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकार क्या बताया मैंने? इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, क्या कहता है, द प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव टू आईज देन वन इज दैट, मतलब एक की अपेक्षा दो आंख होना बेहतर क्यों है? इसका मुख्य कारण क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक आंख भी तो होता तब भी तो हम देख सकते थे, लेकिन दो आंख की आवश्यकता क्यों है? तो कहता है इससे हमारी दूरी और गहराई का बोध बढ़ता है। डिस्टेंस का बोध जो है या गहराई का जो बोध है वो बढ़ता है, इसीलिए हमें दो आंख होने जरूरी है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो क्या कहता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है
टोटल सोलर इक्लिप्स जो होता है, सूर्य को सीधा देखने से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचता है। रेटिना में जलन सूर्य की किरणों के इस घटना के कारण होता है। याद रखिएगा क्या है इसमें, पराबैंगनिक प्रकाश, अल्ट्रावायलेट होता है। क्या होता है उसमें, अल्ट्रावायलेट। सन से को हम वैसे भी डायरेक्टली कभी भी नहीं देख सकते हैं, खास करके जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय में सन को नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो पराबैंगनिक किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, वो काफी मजबूत होती है, जिससे हमारे आंख में जलन हो सकती है, रेटिना में जलन हो सकती है, आंख को ऐसा क्षति पहुंच सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें घर में रहना चाहिए। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है, तारे का रंग उसका क्या बताता है, तो तारे का रंग हमेशा क्या बताता है, तापमान बताता है। याद रखिएगा तारे का 3 रंग होता है, 3 रंग का तारा होता है। एक होता है जो हल्का ब्लू कलर का होता है, याद रखिएगा ब्लू कलर का होता है। दूसरा जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तीसरा जो है वो लाल रंग हो जाता है। सबसे बूढ़ा जो तारा होता है वो लाल रंग का होता है, युवा जो होता है वो ऑरेंज होता है, जो हमारा सूर्य है। ब्लू जो होता है वो नवजात होता है, मतलब तुरंत जन्म लेने वाला तारा जो है उसका रंग कैसा होता है, वो ब्लू रंग का होता है। ठीक है, आगे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है, एटमॉस्फेयर में लाइट का डिफ्यूजन है किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के कारण जो है लाइट का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रकाश की रंग उसकी तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होती है। रंग जो है, जो प्रकाश है, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश है, उसमें मैंने बताया कितने लाइट है, 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। याद रखना अपने को 7 कलर्स होते हैं। कैसे पता चलेगा, जब हम उसको प्रिज्म से गुजार के देखेंगे तो 7 रंग में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब उस 7 रंग को जब देखिएगा तो मैंने बताया VIGYOR, VIBGYOR, विबज्योर कहते हैं। ठीक है, तो कहता है प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होती है। जो तरंगदैर्घ्य है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो किसका होता है, वायलेट का होता है। याद रखना है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, तो लाल रंग का है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो किसका है, आपका वायलेट का होता है। तो कहता है कि वेवलेंथ ही निर्धारित करता है कि उसका रंग कैसा होगा। अगला पॉइंट कहता है सही कथन है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से अधिक होती है। मैंने क्या कहा, जो 7 कलर्स होते हैं उस 7 कलर्स में सबसे अधिक लाल का होता है। किसका होता है, लाल का होता है। उसके बाद ऑरेंज, है ना, उसके बाद धीरे धीरे और सारे कलर का, सबसे नीचे क्या आपका वॉयलेट, उसका सबसे क्या कहते हैं कम वेवलेंथ होता है। आगे अगर हम पॉइंट पे बात करें तो वह रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, लाल रंग। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे दूर में भी दिखाई देता है। ठीक है, मतलब डेंजर का जो कलर होता है, याद रखिएगा लाल को जो है डेंजर का कलर कहा जाता है। डेंजर, डेंजर जहां पर लिखा रहेगा वहां पे लाल कलर से उसको डिनोट करते हैं। कारण क्या है, लाल रंग का जो है वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, बहुत अधिक होता है, इस कारण से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर बात करें तो दृश्यमान स्पेक्ट्रम में जो आपका 7 कलर्स है उसमें सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली कौन सी होती है, वायलेट, बैंगनी कलर जो है, मैंने अभी जस्ट बताया सबसे कम बैंगनी का, सबसे अधिक लाल का। ठीक है, इसके बाद बीच में सारे आएंगे तो बैंगनी का जो है दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। अगला पॉइंट कहता है नीली, हरी, लाल और पीली रोशनियों में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, तो याद रखिएगा नीली रोशनी का, ब्लू का क्या होता है, सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ब्लू में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अब याद रखेंगे अगला पॉइंट, सफेद प्रकाश का यह रंग कांच के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होती है। तो कौन सबसे कम विचलित होती है, लाल, और सबसे अधिक विचलित कौन होती है, तो वायलेट। याद रखेंगे सबसे कम कौन विचलित होती है, लाल रंग, सबसे अधिक विचलित कौन होती है, वो आपका वायलेट है। पॉइंट टू बी नोटेड।
अगला पॉइंट पे बात करते हैं, सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई देता है। सूर्योदय मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सनराइज, जब सूर्य उग रहा हो, जब सूर्य जो है दिखना स्टार्ट होने वाला है, कुछ मिनट पहले दिखाई देने लगता है। कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अगले पॉइंट में, सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देने लगता है। याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा जो है, क्षितिज मतलब जहां पृथ्वी और आकाश मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे भाग को क्या कहते हैं हम लोग, क्षितिज कहते हैं। और जहां पर क्षितिज पर जो सन या फिर मून, सन या फिर मून जब पहुंचता है तो वहां पर दोनों अंडाकार, अंडाकार मतलब इलिप्टिकल शेप का लगभग दिखने लगता है। कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा अपवर्तन कारण है इसका। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, क्या कहता है, क्या कहता है, अभी जस्ट मैंने बताया था लाल रंग से, क्या कहता है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है, इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी वेवलेंथ होने के कारण यह दूर से भी आसानी से दिखाई जा सकता है या दिख सकता है। इसीलिए लाल रंग है तो क्रॉस नहीं करना है, लाल रंग को क्रॉस नहीं करना है, यह डेंजर का भी निशानी होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों, क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक बिखरा हुआ है। ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, नीला रंग जो है वो सबसे अधिक बिखरा हुआ है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट, आकाश नीला है क्योंकि वायुमंडल द्वारा लघु तरंग जो है, शॉर्ट वेव्स जो है, दीर्घ तरंगों की तुलना में अधिक बिखरी होती है। याद रखना है, जो लघु तरंग है, शॉर्ट वेवलेंथ वाला है, वो सबसे अधिक बिखरी हुई होती है। किसके तुलना में, दीर्घ मतलब जो लॉन्ग वेव्स होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो लाइट से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम तो गॉड नहीं है जो कि आपको बता दे कि इसमें से ही आएगा। ये आपको एक ओवरऑल है कि इसमें से आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, क्या कहता है, आकाश का रंग नीला किसके कारण से होता है। याद रखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकर्णन, परिकिरणन क्या है, प्रकाश का परिकिरणन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमें पता है सबसे अधिक कौन स्कैटर होता है, तो नीला ही स्कैटर्ड होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है अपने को। कहता है, एन एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ स्काई, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष से आकाश को किस रंग में देखते हैं, काला रंग में देखते हैं। उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्या दिखेगा, काला दिखाई पड़ेगा। काला मतलब नथिंग, काला मतलब नथिंग, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, जब हम ऊंचाई पर स्थित विमान से आकाश को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, काला, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है, सी सिम्स, समुद्र नीला दिखाई देता है, सी सिम्स ब्लू, कारण क्या है, आकाश के परावर्तन और पानी की बूंद द्वारा प्रकाश के परिकर्णन, मतलब जो स्कैटरिंग होता है प्रकाश के कारण, जो आकाश के में परावर्तन, आकाश के परावर्तन और पानी की बूंदों द्वारा जो स्कैटरिंग होता है, इसके कारण से जो है समुद्र हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता है। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, हरी घास हमें हरी दिखाई देती है, क्योंकि कारण क्या है, यह हमारी आंखों में हरे रंग का प्रकाश परावर्तित करती है। याद रखिएगा, हमें अगर हरा दिख रहा है मतलब हमारे आंख में वह हरा रंग परावर्तित करके भेज रही है। अगर कोई हमें नीला दिख रहा है मतलब वह नीला रंग को परावर्तित कर रही है। अगर वो सफेद दिख रहा है इसका मतलब वह पूरे पूर्ण प्रकाश को परावर्तित करके आपकी आंखों तक भेज रही है। यदि काला दिखता है मतलब वह सबको अवशोषित कर ले रही है, इसीलिए वह काला दिखाई पड़ती है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, रात के समय साफ आसमान में तारे को टिमटिमाने किससे समझा जा सकता है, तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है रात में तारे जो है वो टिमटिमाते हुए, कब, जब साफ होगा, जब आसमान में बादल नहीं होंगे तभी तो तारे दिखेंगे ना। और जब तारे दिखेंगे हमें तो वह तारे जो है कैसे, टिमटिमाते हुए दिखेंगे।
कारण क्या होगा? प्रकाश का रिफ्रैक्शन। आगे पॉइंट में बात करते हैं, क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। जब दिन के समय पानी पर साबुन की परत दिखाई देती है, याद रखिएगा, जब दिन के समय पानी पर साबुन की परत दिखाई देती है तो उसमें सुंदर रंग दिखाई देने लगता है, अच्छा कलर दिखने लगता है। कारण क्या है? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कारण क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति। याद रखिएगा, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर की बात कर रहा है ये? कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण पर बनने, उत्तल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक सतह जो है वह उठा हुआ होगा, उत्तल दर्पण होगा। जब वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जब वह दर्पण जिसका उपयोग कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का मतलब रियर मिरर में जो पीछे देखने के लिए जिस मिरर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? बिहाइंड द कार देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगले पॉइंट में बात करेंगे, वाहनों में पश्च दृश्य, पीछे का देखने के लिए, याद रखिएगा, प्रयुक्त होने वाला दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अभी जस्ट मैंने बताया उत्तल दर्पण होता है। अगले पॉइंट पे, सेविंग करने में जो यूज होता है, सेविंग जब हम लोग करते हैं तो सेविंग करने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कारण क्या है? थोड़ा बड़ा दिखेगा, सीधा दिखेगा, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण, सर्च लाइट मतलब जिससे कि जंगल उंगल में खोजते हैं उसमें जो दर्पण लगा रहता है, कौन सा? अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लगा रहता है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत को देखने के लिए किस तरह के मिरर का प्रयोग करते हैं? वो भी कौन सा है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। देखिएगा, एक छोटा सा मिरर होता है, ऐसे घुसा के देखा जाता है, तो कौन से दर्पण को लगा के रखते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, धूप से बचने के लिए छाते के लिए सबसे उपयुक्त रंग कौन सा है? ऊपर सफेद और नीचे काला। कौन सा सबसे प्रयुक्त है? ऊपर सफेद और नीचे काला। मतलब जो बाहरी सतह जिस पे प्रकाश पड़ेगी वह कैसा होना चाहिए? सफेद होना चाहिए, और नीचे कैसा होना चाहिए? काला। अब देखिएगा इसके पीछे रीजन क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ऊपर अगर सफेद रहेगा तो प्रकाश के पूर्ण रंगों को परावर्तित कर देगा, और नीचे अगर काला रहेगा तो जो हीट वेव्स है उसको अवशोषित कर लेगा, जो भी आने वाला होगा उसको अवशोषित कर लेगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो काला है वो सब अवशोषित कर रहा है, इसीलिए वो काला है। ठीक है, इंसान पर मत ले लीजिएगा, ठीक है। आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा निर्मित छवि, जो खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इसके द्वारा जो छवि बनती है वो कौन सी? आभासी होती है और आवर्धित होती है। आभासी आवर्धित मतलब जो वर्चुअल होता है और मैग्निफाइड होता है, मतलब वो बड़ा होता है। मैग्निफाइड मतलब आवर्धित करके होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। मतलब दो समानांतर दर्पण ले लीजिए, एक दर्पण ये रहा, एक दर्पण ये रहा, बीच में आप खड़े हो जाइए, जो प्रतिबिंब बनेगी वो कितनी बनेगी? तो कहते हैं अनंत बनती है। यदि एक बिंदु प्रकाश स्रोत, अब एक चीज इसका जो एग्जांपल है ना, आप सैलून में देख सकते हैं, सैलून में पीछे भी अगर दर्पण लगा है और आगे भी दर्पण लगा है, पैरेलल नहीं भी रहता, फिर भी अगर आप उसको सावधानी से और सही तरीके से देखिएगा तो आपको लगेगा इमेज बन रहा है, बहुत दूर तक बनता है। कितना बनता है? इनफाइनाइट बनता है। कहता है कि यदि प्रकाश स्रोत एक दूसरे दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। अभी मैंने बताया कि प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश, याद रखिएगा, कौन सा? व्हाइट लाइट जो सन से आने वाली व्हाइट लाइट है वो कितने रंगों से मिलकर बनी है? तो 7 रंगों से मिलकर बनी है। प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है। रंगों के अलग अलग करने की जो वृद्धि है वो याद रखिएगा प्रिज्म द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। जब हम श्वेत प्रकाश को या श्वेत प्रकाश के सामने प्रिज्म रखते
प्रिज्म रखते हैं तो अपवर्तन के कारण जो है उससे प्रकाश जो है वो अलग अलग रंगों में टूट जाती है। तो हमें वो 7 रंग का स्पेक्ट्रम, जो 7 कलर स्पेक्ट्रम है, कौन सा, VIBGYOR, ये आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, क्या कहता है, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम, तो याद रखिएगा नीला हरा पीला, नीला हरा पीला। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, क्या कहता है, कहता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है, याद रखिएगा जब सूर्य का प्रकाश जो है बारिश की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित भौतिक घटनाएं उत्तरदायी है। परिक्षेपण, कौन सा, परिक्षेपण, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन, ये तीनों फैक्टर जो है उत्तरदायी है काहे के लिए, तो इंद्रधनुष बनने के लिए। इंद्रधनुष जो रेनबो होता है उसको बनने के लिए तीनों पॉइंट आवश्यक है। और तीनों पॉइंट में से कोई भी रहे तो आप उत्तर लगा सकते हैं, तो सही ही होगा। कहता है प्रकाश का परिकर्णन संभव है किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। अभी मैंने कहा ना, डिप्रेशन जो हम लोग करते हैं, डिस्पर्शन जो करते हैं या सेपरेशन जो हम लोग करते हैं, किससे, प्रिज्म से करते हैं। 7 कलर ऑफ रेनबो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय VIBGYOR, मतलब V फॉर वायलेट, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, इंडिगो क्या होगा, इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। याद रखिएगा जो 7 रंग है तो उसका क्रम क्या है, VIBGYOR। याद रखिएगा वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में है, वेवलेंथ की किसमें है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का होता है, उसके बाद किसका होता है, सबसे अधिक रेड का होता है। यह बढ़ते क्रम में है, तो याद रखना है अपने को VIBGYOR, तो बढ़ते हुए क्रम में V का सबसे कम, उसके बाद बढ़ेगा I का, फिर बढ़ेगा B का, फिर G का, फिर Y का, फिर O का, सबसे अधिक R का होगा। तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, क्या कहता है, क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कह रहा है इंद्रधनुष के बीच में यह रंग दिखाई देता है, कौन सा रंग बीच में दिखाई देता है, तो अभी जस्ट अगर आप देखे होंगे इसको, अगर इसको आप याद कर लीजिएगा तो बीच में जो है कौन सा रंग दिखाई दे रहा है अपने को, ग्रीन कलर दिखाई देता है, कौन सा, ग्रीन। इसके पीछे भी 3, इसके आगे भी 3 रंग, तो सबसे बीच में कौन है, ग्रीन है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, इंद्रधनुष के अंतिम रंग बैंड, जो सबसे लास्ट बैंड होता है, मतलब दोनों साइड से, एक वायलेट दूसरा रेड, वायलेट और रेड, VIBGYOR याद कर लिए, सब प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगले पॉइंट में कहता है इंद्रधनुष का अंतिम रंग बैंड बैंगनी और लाल। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा, दोपहर के 12 बजे जब सूर्य की सीधी होती है, जब सूर्य की किरणें सीधी हमारे सर के ऊपर होती है, तो उस समय इंद्रधनुष कहां दिखाई देगा, तो दिखाई ही नहीं देगा या नहीं दिखाई देगा, वो बनेगा ही नहीं इंद्रधनुष। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। कहता है कि पानी में हवा का जो बुलबुला होता है किस प्रकार कार्य करेगा, तो अवतल लेंस, जो कॉनकेव लेंस होता है उसके तरह कार्य करता है। याद रखिएगा किस तरह कार्य करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह कार्य करेगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, 4 पानी के अंदर, याद रखिएगा पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला एक डाइवर्जेंट लेंस अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, मतलब जो फैला देता है, सीधा समझिए ना, जो फैला देता है। अपसारी, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी, मतलब वो क्या कर रहा है, उसको डाइवर्ट कर दे रहा है। तो देखिएगा इसीलिए कहता है पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है, पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला जो है वो डाइवर्जेंट लेंस की तरह कार्य करने लगता है। कहता है समान फोकस दूरी की 2 कांच की लेंस, 2 कांच का लेंस जो है जिसका फोकस दूरी समान है, जिसमें एक उत्तल और दूसरा अवतल है, को संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन का कार्य करती है। कैसा, समतल कांच का सीट, कैसा काम करने लगेगी, समतल कांच जो प्लेन मिरर है उसके सीट के जैसा काम करने लगेगी। कहता है किसी व्यक्ति को पूर्ण आकार
का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी बराबर होती है, कितने के बराबर होती है? तो याद रखिएगा, व्यक्ति की आधी ऊंचाई के बराबर। अगर हमको अपना पूरा इमेज देखना है मिरर में, तो मेरे हाफ हाइट पर अगर मिरर रहता है तो हम अपनी पूर्ण हाइट को देख सकते हैं, पूरे बिंब को, पूरे प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर क्या कहता है कि कहता है कि 1.5 मीटर ऊंचे व्यक्ति, 1.5 मीटर का अगर कोई व्यक्ति है, उसका अगर पूर्ण खड़ा हो गया, उसका संपूर्ण खड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो कितना हाइट पर मिरर, न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी मिरर की? तो याद रखना है, अभी जस्ट मैंने बताया कितना, तो उस व्यक्ति के ऊंचाई के हाफ डिस्टेंस पर मिड पर लगा देना है मिरर को। तो मिड कितना होगा? 1.5 का आधा 0.75 मीटर। तो क्लियर हो गया ना हमारा आंसर। तो अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? अनंत। अगले पॉइंट पर, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखाई देता है, इसका अर्थ क्या है? दर्पण क्या है? तो याद रखेंगे कॉनकेव है, अवतल दर्पण है। इसी का उपयोग सेविंग में किया जाता है, इसी कारण से अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सेविंग में किया जाता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का पॉइंट है, कहता है आवर्धक लेंस, जो मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंसेज जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी छोटी सी चीज को, किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं, इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। कहता है आवर्धक लेंस में इस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पे, दूरदृष्टि दोष, जो कि आपका लॉन्ग साइटेडनेस है, उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, इसमें भी अपने क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब कहता है दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए सही कथन, इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखना है, दूर दृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है कि पढ़ने के लिए चश्मा इस प्रकार के लेंस से बनाए जाते हैं। तो कौन से? उत्तल लेंस। पढ़ने के लिए जो चश्मा पहनता है ना, उस कौन से लेंस से बनाए जाते हैं? उत्तल लेंस से बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट में बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए, याद रखना है किसके लिए? निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए, जो मिनिमाइज मायोपिया होता है उसको कम करने के लिए जो प्रयुक्त लेंस होता है वो कौन सा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि उत्तल लेंस और निकट दृष्टि कौन सा? अवतल लेंस। पढ़ने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो कौन सा? अभी जस्ट मैंने देखा, अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष रहेगा अवतल दर्पण, अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो कौन सा यूज करेंगे? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर कमेंट मार दिया कीजिए। आप लोग कमेंट मारते हैं तो हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, हमारी टीम को अच्छा लगता है, हमारी टीम अप्रिशिएट होती है और हमारा टीम जो है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करेगी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है जब कोई व्यक्ति तेज रोशनी वाले क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय तक स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उसको, बाद में उसे धीरे धीरे चीजें दिखाई देने लगती है। देखिएगा, एहसास करके ऐसा इसलिए होता है, कारण क्या है? पुतली का आकार जो है पुतली के आकार में परिवर्तन और रोडोपिंस का विरंजन और पुनर्गठन समय के साथ आंख अंधेरे में परिचालित हो जाती है। तो याद रखिएगा, इतना बड़ा पॉइंट है, इसमें सीधा समझिए ना कि आपका जो रेटिना है, रेटिना पे लाइट बीम पड़ता है, उस रेटिना के सामने में जो है सिकुड़ने वाला होता है, जैसे आप कैमरा में देखते हैं। तो जब उसको लाइट बीम एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, है ना, तो जब लिमिटेड अमाउंट में चाहिए तो देखिएगा कि जब अधिक प्रकाश पड़ेगी तो वो सिकुड़ जाएगी, मतलब थोड़े से प्रकाश, उसको पता है कितना प्रकाश अंदर जाने देना है। और जैसे आप अंधेरे में आते हैं वो सिकुड़ी भी रहती है, तो क्या होता है, उसमें ज्यादा प्रकाश रेटिना पर नहीं जा पाता है, जिससे दिखाई कम पड़ने लगता है। धीरे धीरे वापस वो खुलता है तो देखिएगा आपको अच्छे से दिखाई देने लगता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? आंख में फोकसिंग किसके द्वारा किया जाता है? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन करके किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? याद रखिएगा, पक्षमाभि पेशियां, पक्षमाभि पेशियों के कारण, यही कारण होता है, याद रखना है, पक्षमाभि पेशियों के कारण होता है। कहता है
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब अगर हम किसी चीज को अगर स्पष्टता से पढ़ सकें, उसकी जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। याद रखेंगे कितने सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर होती है। लेंस की जो पावर होती है, जो लेंस की क्षमता होती है, उसको मापने के लिए डायोप्टर का उपयोग करते हैं। लेंस की क्षमता को मापा जाता है किसमें, डायोप्टर में मापा जाता है। यदि कांच का लेंस क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो कितना लिखा है, 50 सेंटीमीटर। कैसे हो गया 50 सेंटीमीटर, तो याद रखिएगा, अगर कहता है +2 डायोप्टर जो है, +2 जो है डायोप्टर, उसका क्या है, कांच की लेंस क्षमता है, डायोप्टर है, तो कहता है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होगा, 1/, अगर हम d कर देते हैं, यही क्या हो जाता है, इसका फोकस दूरी हो जाता है। तो फोकस दूरी क्या हो गया इसका, मतलब इसको 1/2 कर दीजिए, तो 1/2 को मतलब 0.50, मतलब किसमें, मीटर में, तो क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। यहां पे उत्तर क्या हो गया हमारा, 50 सेंटीमीटर। कहता है धूप वाला जो चश्मा होता है उसका पावर कितना होता है, तो याद रखेंगे बच्चों, 0 डायोप्टर होता है, उसमें कोई क्षमता नहीं होता, उसकी कोई ताकत नहीं होती है, बस आंखों में प्रकाश की किरणें कम आए इसलिए थोड़ा सा सनग्लासेस लगा लेते हैं। अगला पॉइंट, आंख का रेटिना पारंपरिक कैमरे के किस भाग को समान है, कौन सा भाग समान है, फिल्म, उसका फिल्म जो है वो पारंपरिक कैमरा देखे हैं ना जिसमें रील लगता था, तो उसी रील को कहते हैं फिल्म। तो उसी तरह से हमारा रेटिना भी है, उसी पे जो है इमेज बन रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा फिल्म जो है वो उसका क्या हो गया, रेटिना हो गया। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मानव आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है, रेटिना पर। जिस तरह से मैंने बताया वो जो रील वाला कैमरा हुआ करता था उसमें जो प्रतिबिंब बनता था कहां बनता है, उसके अंदर जो रील होता था, जो फिल्म होता था उस पर बनता है। तो आंख पे कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। तो हम कह सकते हैं जो पारंपरिक कैमरा, जो रील वाला कैमरा होता था, उसमें जो इमेज बन रहा है वो फिल्म पर बन रहा है, और आंख पर कहां बन रहा है, रेटिना। तो रेटिना और फिल्म जो है एक ही तरह कार्य कर रहा है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनते हैं कैसे, रेटिना के पीछे बनने लगते हैं। कहां बनने लगते हैं, रेटिना के पीछे बनने लगते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके परिवर्तित रंग के कारण होता है। याद रखिएगा, जब हम किसी अपारदर्शी वस्तु को देखते हैं, मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसको जब हम देखते हैं तो उसका रंग कैसे पता चलता है, तो कारण क्या है, उससे जो रंग परावर्तित हो रहा है, इसके कारण हमको पता चलता है उसका क्या रंग है। कहता है रंगीन टेलीविजन जो कलर टीवी है में रंग 3 मूल रंगों का संयोजन होता है, कौन सा, तो याद रखेंगे RGB, रेड ग्रीन ब्लू। RGB को प्राइमरी कलर भी कहते हैं, याद रखिएगा, RGB को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर कहते हैं। RGB जो होता है रेड ग्रीन ब्लू, इस तीनों के अलग अलग रेशियो में कॉम्बिनेशन करने से बहुत सारे कलर्स का निर्माण होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कलर कहा जाता है, प्राइमरी एडिटिव कलर कहते हैं। अगर तीनों को मिला दिए, मान लीजिए रेड ग्रीन ब्लू, तीनों रंगों को मिला दिए तो ये क्या बनेगा, सफेद रंग बन जाएगा। कौन सा रंग बनेगा, सफेद रंग बन जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्राथमिक रंग कहा गया। अगले पॉइंट में बात करते हैं, प्राथमिक रंग जो टीवी स्क्रीन पर विभिन्न शेड्स उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, जो टीवी में स्क्रीन में जो कलर है वो बस 3 ही है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। इसी कारण से जो है तीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमें अलग अलग कलर दिखाई देने लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं, जब लाल, नीले और हरे रंग की रोशनी की किरणों को एक ही स्थान पर पड़ती है, मान लीजिए R रेड, G ग्रीन, B ब्लू, तीनों रोशनी जो है एक ही बिंदु पर अगर हम पड़ाते हैं, एक ही बिंदु पर डालते हैं तो कैसा दिखने लगेगा, सफेद दिखने लगेगा। अभी जस्ट मैंने बताया, कहता है काला, पीला, नीला और लाल रंग में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो काला जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है, काला कोई रंग ही नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चों, काला कोई रंग नहीं होता है, काला का मतलब होता है जब उसमें से कोई भी प्रकाश किरण जो है परावर्तित नहीं हो रही है, इस कारण से, और प्रकाश की सारी किरणों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, अपने अंदर अवशोषित कर ले रहा है, तो वह काला दिखाई पड़ता है, इसीलिए काला कोई रंग नहीं होता है। अगले बिंदु पर बात करते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3 कलर्स आर प्राइमरी कलर्स, कौन सा, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 कलर्स होते हैं। सूर्य के प्रकाशों में, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 रंग।
हरे, भूरे, लाल और पीले रंगों में विषम रंग कौन सा है? हरा, भूरा, लाल और पीला। यहां पर कौन सा है? तो भूरा रंग जो है ऑड है। याद रखिएगा ऑड क्यों है? 7 कलर्स में VIBGYOR। कहीं ब्राउन है क्या? नहीं है ना। येलो भी है, हरा भी है, लाल भी है, पीला भी है। येलो है, रेड है और हरा रंग है। और क्या नहीं है? भूरा रंग नहीं है। इसमें से कौन सा आउट हो गया? तो याद रखिएगा आपका भूरा रंग जो है वो आउट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो इसका वन लाइनर था ऑप्टिक्स का आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है लेकिन आपको कोई फर्क ना पड़ा हो। इस उम्मीद से मैं आपको यहीं पर आपसे विराम लेता हूं। आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इतना प्यार दिया। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत।